ऑडियो भाग 5 पुस्तक प्रेरणा भरे पावन प्रसंग। संकल्प की शक्ति। स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल चौथी जमात में पढ़ते थे। कुसंगति में पढ़कर बीड़ी और सिगरेट पीने लगे। इस बुरी लत के कारण उन्हें चोरी करने की आदत भी पड़ गई। मन कमजोर हो चला, शरीर भी गिरने लगा, कोई काम करने की हिम्मत ना पड़ती। बिस्मिल हमेशा परेशान रहते। एक दिन चोरी पकड़ी गई। माँ ने बहुत लताड़ा। राम प्रसाद ने अपने एक साथी को देखा। वह व्यायाम किया करते थे, नशा नहीं करते थे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उन्होंने उनसे पूछा, भाई मैं भी अपना शरीर बनाना चाहता हूँ। मित्र ने सलाह दी, आप भी व्यायाम कीजिए। बिस्मिल ने पूछा, लेकिन मैं तो दिन भर में 40 से 50 सिगरेट पीता हूँ, वह कैसे छूटे? मित्र ने कहा, दोस्त अपने मन का संकल्प जगाओ, हिम्मत करके छोड़ दो। कुछ दिन की परेशानी के बाद फिर तो स्वास्थ्य है। बड़े आदमी बनना हो तो इतनी दृढ़ता तुम्हें अपने भीतर से जगानी ही पड़ेगी। राम प्रसाद जी ने प्रतिज्ञा लेकर सिगरेट पीना छोड़ दिया, फिर आजीवन उसे हाथ नहीं लगाया। उसी दिन से कसरत करना प्रारंभ कर दिया और यह नियम फांसी के 2 घंटे पूर्व तक जारी रखा। दृढ़ मनोबल और इस नियमितता के कारण ही उनका स्वास्थ्य बहुत सुंदर था। जिन्होंने उन्हें बाल्यावस्था में देखा था, वे उनके सुसंगठित शरीर को देखकर पहचान भी नहीं पाते थे। स्वस्थ शरीर के कारण उनका मन प्रसन्न रहता था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे घबराते न थे। मृत्यु के क्षणों में भी शेर गाने वाले शेर बिस्मिल में वह दिलेरी कहाँ से आती, यदि वे नशा और बीमारी कमजोरी के ही चक्कर से न छूटते। स्वावलंबन का पाठ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को इंग्लैंड में एक सभा की अध्यक्षता हेतु बुलाया गया। उनके दैनिक कार्य घड़ी की सुई के साथ साथ पूर्ण होते थे। वह निश्चित समय पर सभा भवन में पहुंचे तो देखा काफी लोग बरामदे में चहलकदमी कर रहे हैं और कुछ लोग सभा भवन में एक और खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि सफाई करने वाले कर्मचारी अब तक नहीं आए, इसलिए इस भवन की सफाई नहीं हो सकी है और न बैठक की व्यवस्था ही हो सकी। विद्यासागर जी यह बात सहन न कर सके। उन्होंने ब्रश उठाया और फर्श की सफाई करने लगे। फिर क्या था, आगंतुकों ने भी देखी सफाई का कार्य शुरू कर दिया। कुछ लोगों से फर्नीचर जमाया। 15 मिनट जब हुए तब सभी व्यक्तियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। उन्होंने अपने भाषण में प्रारंभ में ही कहा, कोई व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसे स्वावलंबी होना ही चाहिए। अभी आप सबने देखा कि 2-4 व्यक्तियों के कारण सभी को परेशानी उठानी पड़ रही थी। यह भी तो संभव है कि सफाई करने वाले कर्मचारियों तक ठीक समय पर सूचना न पहुंची हो अथवा वे किसी प्राकृतिक आपत्ति के कारण यहाँ तक आने में असमर्थ हों। ऐसी स्थिति में क्या आज का कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता? कितने ही व्यक्तियों का आज का श्रम और समय व्यर्थ चला जाता। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम अपने कार्य स्वयं करें। मनुष्य की पहचान। स्वामी विवेकानंद एक बार अमेरिका की एक सड़क से गुजर रहे थे। स्वामी जी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। उनकी विचित्र वेशभूषा देखकर लोगों ने समझा यह कोई मूर्ख है। उनकी पीछे हंसी मजाक बनाती करती हुई भीड़ चल पड़ी। स्वामी जी थोड़ा चलकर रुके और भीड़ की ओर देखते हुए बोले, सज्जनों, आपके देश में सभ्यता की कसौटी पोशाक है, पर मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ कपड़ों से नहीं, मनुष्य की पहचान उसके चरित्र से होती है। स्वामी जी के तेजस्वी वचन सुनकर सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। स्वामी जी सहज भाव से आगे बढ़ गए। आत्महत्या पाप। महर्षि रमण के आश्रम के समीपवर्ती गांव में एक अध्यापक रहते थे। एक बार
अपने कौटुंबिक जीवन से वे अत्यधिक क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने की बात सोचने लगे। किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उन्होंने महर्षि की सम्मति जाननी चाहिए। अतः एक दिन वे आश्रम पहुंचे। स्वामी जी आश्रम वासियों के भोजन के लिए पत्तले बना रहे थे। स्वामी जी अध्यापक के आने का अभिप्राय समझ गए। अध्यापक महोदय उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आप इन पत्तलों को इतने परिश्रम के साथ बना रहे हो और आश्रमवासी इनमें खाना खाकर फेंक देंगे। महर्षि मुस्कुराते हुए बोले, सो तो ठीक है, वस्तु का पूर्ण उपयोग हो जाने पर उसे फेंक देना बुरी बात नहीं। बुरा तो तब है जब उसे अच्छी अवस्था में ही खराब करके फेंक दिया जाए। अध्यापक स्वामी जी के अभिप्राय को समझ गए और आत्महत्या करने का इरादा छोड़ दिया। विवाद समाप्त न हुआ। इंग्लैंड के लंकाशायर नगर में एक ऐसा गिरजाघर बनाने की बात सोची गई जो विश्व में अद्वितीय हो। नगर पालिका के मेयर ने उसके लिए यथेष्ट धन दिया और गिरजाघर बनने लगा। बहुत सुंदर गिरजाघर बनकर तैयार हो गया। दर्शक वाह वाह कर उठते थे। दूर दूर से भक्तगण दर्शनार्थ आने लगे। एक दिन नगर पालिका की बैठक बुलाई गई। यह प्रमाणित करना था कि गिरजाघर विश्व के सब गिरजाघरों से भव्य और सुंदर है। सभा प्रारंभ हुई। एक सदस्य ने उसे अनावश्यक लंबा बताया, दूसरे ने चौड़ाई की टीका की। किसी ने कहा गिरजाघर पूर्वी शैली पर होता तो और सुंदर होता। बहस बराबर चलती रही पर कोई सर्वसम्मत निष्कर्ष नहीं निकला। एक दिन ईशरवुड वहां पहुंचे और बोले, आप लोग इतने महीनों से वाद विवाद में लगे हो, समय बर्बाद करते हो। तुमसे अच्छे तो यह भक्त ही हैं जो जितना है उतने का ही आनंद लूट रहे हैं। कहते हैं कि इस गिरजाघर का यह विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। पहली फसल के पहले फल। शासकीय सेवा से मुक्त होने के बाद श्री गीजू भाई त्रिवेदी अपने गांव जा बसे। निजी मकान था, अतः किराए का कोई झंझट ना था। फंड का पैसा मिला तो उन्होंने 2 एकड़ जमीन खरीदकर उसमें कलमी आमों का बगीचा लगाया। कलमें दूर दूर से मंगवाई गई। 3 वर्ष तक कुशल और परिश्रमी मालियों की देखरेख से वह बगीचा बढ़ता गया। संकट का पहाड़ टूटते क्या देर लगती है। अचानक त्रिवेदी जी की ज्येष्ठ पुत्री विधवा हो गई। दामाद का निजी कारोबार बंबई में होने के कारण उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। किसी भी बढ़ते हुए व्यापार को एकदम समाप्त करना हो तो संभव नहीं होता। पुत्री को आवश्यकता थी किसी विश्वास पात्र सहायक की। सो पिता से बढ़कर इस विपत्ति काल में किसका संरक्षण मिल सकता था। उसने पिताजी से आग्रह किया। उनके बच्चे भी वहीं के विद्यालयों में पढ़ते थे, अतः पिताजी भी गांव का मोह छोड़कर फिर बंबई पुत्री के पास चले गए। लगा लगाया बगीचा बेच दिया। जाते समय मन में केवल एक अतृप्त इच्छा बनी रही कि जो पौधे अपने हाथ से रोपे थे उनके फल खाने को नहीं मिले। साल भर हुआ होगा। एक दिन शाम को कार्यालय में एक सज्जन ने पत्र देते हुए कहा, जिन्होंने आपसे आम का बगीचा खरीदा था उन सामल दास शाह का मैं भाई हूँ। उन्होंने आम की 2 टोकरियाँ आपके पास भेजी हैं। त्रिवेदी जी ने पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, इस वर्ष आम के बगीचे में पहली फसल आई है, अतः पहली फसल के पहले फल आपकी सेवा में भेजते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। कृपया स्वीकार कर आशीर्वाद दें। पत्रोत्तर मिलने पर ही आपके परिश्रम के प्रतीक इन मधुर फलों को हम लोग चख सकेंगे। जब बगीचे की पूरी कीमत वह प्राप्त कर चुके थे तो शाह को टोकरे भरकर आम उन्हें भेजे। इसमें कोई औचित्य या अधिकार की बात नहीं थी, वरन
सामल दास का भावपूर्ण सौजन्य था, जिसके कारण आमों की मिठास दुगनी लग रही थी। खतरनाक कौन है? दार्शनिक डायोनीस से एक दिन पूछा गया कि जानवरों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होते हैं, तो उन्होंने मनुष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, जंगलों में निंदक और घरेलुओं में चापलूस। प्रसन्नता सर्वोपरि। छात्रों की एक सभा में प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का प्रवचन हो रहा था। वे हंसमुख स्वभाव के थे। भाषण में छात्रों को हंसाते जा रहे थे। जब भाषण समाप्त हो गया तो एक छात्र ने पूछा, आपको सबसे अधिक पसंद क्या है? उत्तर देते हुए उन्होंने तपाक से कहा, हंसी खुशी का वातावरण। मुंह लटकाए रहने वाले मनहूसों के बीच में तो मेरा दम ही घुटने लगता है। नेता नहीं, मैं तो खिदमतगार हूँ। श्री रफी अहमद किदवई के पास कुछ सज्जन अपने किसी कार्यवश पहुंचे। सामान्य शिष्टाचार के पश्चात उन्होंने पूछा, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? आगंतुक बोले, देखिए हमारा सम्मेलन निकट ही है और हमें अभी तक टेलीफोन नहीं मिला है। इससे बड़ी असुविधा है और हाँ, आने वाले की संख्या बहुत अधिक है। सो यदि आप ट्रेन में विशेष बोगी और लगवा दें तो बहुत सुविधा हो जाएगी। आप भी सम्मेलन में आने की अवश्य कृपा करेंगे। टेलीफोन लग गया। नियत समय पर ट्रेन में विशेष बोगी की सुविधा भी मिल गई, किंतु तीसरी बात के उत्तर में उन्होंने कहा, सम्मेलन वगैरह से तो मैं दूर ही रहता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, खिदमतगार हूँ। मुझे तो इसी काम के लिए रहने दीजिए। सच्ची देशभक्ति। अन्ना साहब जापान की यात्रा पर गए तो अपने एक मित्र के लिए यहाँ से आम भी लेते गए। जापान पहुँचने पर फलों की टोकरी चुंगी अधिकारी ने यह जानना चाहा कि उसमें क्या है। इसमें भारत का सबसे मधुर फल आम है, यह मैं अपने एक मित्र के लिए लाया हूँ, अन्ना साहब ने उत्तर दिया। चुंगी अधिकारी ने यह कहकर सारे आम जब्त कर लिए। ऐसे श्रेष्ठ फलों को खाकर जापानी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उन्हें यह फल पुनः खाने को मिले। ऐसी स्थिति में वे भारत से मंगाने का प्रयत्न करेंगे और यहाँ का धन विदेश जाने लगेगा, जो उचित नहीं।